ओके बच्चा लोग, सो वेलकम टू द लेक्चर। बच्चा लोग लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, किसी भी चार्ज मोशन पे जब कोई चार्ज मोशन कर रहा है उस समय मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितनी फोर्स लगेगी उसका कैलकुलेशन देखा था, उसकी डायरेक्शन देखी थी, डायरेक्शन के अलग अलग तरीके देखे थे एंड हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब भाई आज हम देखने वाले हैं पाथ ऑफ चार्ज मोशन, path of charge motion in magnetic field। ठीक है, आपके बुक टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, वही चीज है। अब चलो हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितनी होती है, Q V क्रॉस B, राइट। तो हमको यहां से एक चीज पता चली थी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपकी वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होता है। यही हमने देखा था भाई लास्ट टाइम तक, बिल्कुल। अब अच्छा, अगर मुझे मोशन के बारे में पता करना है तो इसके दो केस बनेंगे। केस वन तो बहुत ही कह सकते हैं हलवा है, मतलब बहुत ही इजी है, कुछ है ही नहीं। केस वन में हम ले लेते हैं भाई, देखिए हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ना, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 या तो 180 डिग्री है, मतलब अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एंड चार्ज या तो उसके डायरेक्शन में जा रहा होगा या तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो भाई इसकी मोशन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। भाई आपको पता है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। फोर्स 0 हो जाएगा तो जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल भी डेविएट होगा ही नहीं, वो सीधा सीधा निकल जाएगा। सो ये इस तरफ एंड ये इस तरफ। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, नो फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स acts on the charge, therefore it moves along the straight direction, moves along the straight direction। बस यहीं पे कहानी खत्म, केस वन यहीं पे खत्म, कुछ है ही नहीं भाई केस वन में। अब भाई देख लेते हैं हम केस 2। भाई एक्चुअली सबसे मेन थियरी तो यही है, जो अभी हमने देखा वो तो बहुत मामूली सी था। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाए तो भाई हमको पता है कि हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा तो QVB हो जाएगा। भाई QVB sin थीटा होता है sin 90, तो sin 90 कितना होता है 1, यानी कि अल्टीमेटली फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सपोज करो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ओके, एंड भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है, जितनी भी आपके मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ यहां से शुरू होके यहां पे सपोज करो कि खत्म हो जाती है। ओके, अब सपोज करो कि मैंने इसके परपेंडिकुलरली एक चार्ज को अंदर डाल दिया, एक चार्ज को इसके पर्टिकुलरली इसके अंदर डाल दिया, चार्ज Q को। अब भाई इसकी फोर्स कहां लगेगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड। थंब को अलाइन करो उसके मोशन के डायरेक्शन पे, तो फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की तरफ। भाई अगर आपको याद रखना हो तो वो ऋतिक रोशन की मूवी है ना, कौन सी मूवी है, वो ऐसा स्टेप आता है डांस का, प्यार क्यों डरना क्या, अरे क्या कुछ भी नहीं नहीं, ऋतिक रोशन की बहुत जुनी मूवी है ना, एक पल का जीना। चलो छोड़ो, मतलब वो स्टेप याद रखना है हमको, क्या करना है, ऋतिक रोशन स्टेप करना है। ये स्टेप का नाम आज से हम डाल रहे हैं ऋतिक रोशन स्टेप। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा थंब, ये ऋतिक रोशन स्टेप, मतलब हमारा जो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। बच्चा लोग हमने तो यही देखा था कि फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है।
अब भाई वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, अब होगा क्या, आपका चार्ज ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, ये इसके सेंटर पे कहीं चला जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स, भाई एक फोर्स के साथ हमने इधर डाला, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगी, बट एक्चुअली हुआ क्या, आपका चार्ज जो है वो अपने डायरेक्शन से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। अब भाई इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ, तो भाई फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स कहां पे आ रही है, इधर, सो ऋतिक रोशन स्टेप ये इधर हो जाएगा, फोर्स इधर है, अल्टीमेटली चार्ज कहां जाएगा, थोड़ा सा फिर से बैंड हो जाएगा। अब इस पॉइंट की बात कर लेते भाई, चलिए इस पॉइंट पे वापस क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी वेलोसिटी यानी फोर्स कहां हो जाएगा, इधर की तरफ। देखो भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, आप ये मत समझना कि दोनों सेम डायरेक्शन पे आ गए, ना ना ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो इस समय हमारा फोर्स कुछ इस तरफ हो जाएगा, फोर्स इस तरफ हो जाएगा, इसका मतलब ये वेलोसिटी ये फोर्स यानी फिर से चार्ज थोड़ा अंदर की तरफ बैंड हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 चार्ज क्या कर देगा, पूरा एक सर्कल बना देगा। सो याद रखना, अगर थीटा 90 है तो चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी, जो पाथ ऑफ मोशन होगा, पाथ ऑफ मोशन इज ट्रेजेक्टरी, वो क्या बन जाएगा, सर्कुलर। क्या बन जाएगा, सर्कुलर। अच्छा बच्चा लोग आप देख सकते हो कि इस पूरे सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी, हर पॉइंट पे आप जहां चाहे देखो। देखो मैं अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ की वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, देखो फोर्स यहाँ लग रही है एग्जैक्टली, कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज करो ये पॉइंट ले लो, तो इस समय पे वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, तो भाई ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, देखो फोर्स इधर लग रहा है, मतलब आप इस पूरे सर्कुलर पाथ पे कोई भी पॉइंट उठा लो, आपका फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। बच्चा लोग 11th में आपने पढ़ा था कि अगर हम कोई सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो उस मोशन को बनाए रखा है। ऑब्वियसली यहाँ की स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। भाई स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है। एंड एक ऐसा फोर्स जो स्पीड कांस्टेंट रखता है सर्कुलर मोशन में, वो फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये और कुछ नहीं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये इसके सेंटर से ये रेडियस ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला QVB है ना भाई, 90 है तो फॉर्मूला क्या होता है, QVB। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला याद है, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला mv²/r। m मतलब इस चार्ज का मास, इस चार्ज का जो भी मास होगा m, v मतलब जितने वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, एंड r मतलब इस सर्कल का रेडियस। तो बच्चा लोग यहां से क्या हुआ, एक v कट गया, मुझे r की वैल्यू चाहिए। सो r की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, mv/qb। सो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हो, वो अंदर जाते ही एक सर्कुलर शेप बना देगा। देखो इमेजिन करो, जरा फीलिंग लेना सीखो। ये मान लो कि पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, मैं जैसे किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकूंगा ये यूं होके यूं चला जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अंदर जाते ही यूं चला जाएगा। भाई अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे फोर्स नीचे लग जाएगा ना, ठीक है। सपोज करो भाई यहाँ पे सब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज -q को अंदर डालता हूँ v वेलोसिटी के साथ, सो फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वेलोसिटी एंड फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, लेकिन माइनस के कारण हम क्या देते हैं, फोर्स नीचे।
तो इस बार क्या होगा, यहां पे कोई आपका वेलोसिटी आ जाएगी, समझ रहे हो? तो ये यूं टर्न कर जाएगा पूरा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बस खाली डिपेंड करेगा यार ये ऊपर से करेगा या ये नीचे से करेगा। अच्छा यार जरा एक और ध्यान दिया आपने, जो भी रेडियस बनेगा वो डिपेंड करेगा आपकी वेलोसिटी पे। इसका मतलब आपने बहुत स्पीड के साथ अगर उसे अंदर फेंका तो एक बहुत ही बड़ा सा सर्कल बना देगा, धीमे से फेंकोगे तो छोटा सा सर्कल, जोर से फेंकोगे तो बड़ा सा सर्कल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रेडियस, भाई रेडियस का मतलब क्या होता है, सर्कल कितना बड़ा होगा, दैट इज रेडियस। तो रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी कौन सी, जो इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ आपने उसको अंदर डाला था। एंड वी नो कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ आया बच्चा लोग? अच्छा इसका टाइम पीरियड अगर मुझे फाइंड करना हो तो कि कितने टाइम में ये सर्कल बनाएगा, टाइम पीरियड भाई हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, v। भाई वेलोसिटी हम सॉरी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो भाई जो भी आपकी स्पीड है वो v बन जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल का डिस्टेंस कैसे देखते हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। तो टाइम t, इसको यहां भेज दो, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v। यह आ गया आपका टाइम पीरियड। समझ आ रहा है बच्चा लोग? अब अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो भाई कितने फ्रीक्वेंसी के साथ ये चल रहा है, तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू भाई लीनियर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, 1/20। बच्चा लोग जब तक चार्ज इसके अंदर है वो गोल एंड गोल एंड गोल एंड गोल चलता ही रहेगा। सो हमने टाइम पीरियड निकाला। टाइम पीरियड आपको पता होगा कितने समय में वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कितने फ्रीक्वेंसी, भाई 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, फ्रीक्वेंसी मींस पता है ना, 11 में पढ़ चुके हो, 1 सेकंड में कितने बार सर्कुलर डायरेक्शन में घूमेगा। सो 1/t। सो यहां का आंसर क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल v/2 पाई r। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात, भाई रोटेशनल मोशन हो गया ना, तो रोटेशन मोशन में तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आता है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है, 2 पाई f। यस और नो, 2 पाई इनटू f कितना है, v/2 पाई r। 2 पाई कट कितना आ जाएगा, v/r। कुछ ऐसा ही आपको पहले भी देखने को मिला था, 11 में भी देखते थे ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता था, वेलोसिटी बाय रेडियस। आपने सीखा होगा यार, v इज इक्वल टू ओमेगा r। याद है फॉर्मूला, बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है ये रोटेशन मोशन के लिए। सो r क्या होता था, रेडियस ही होता था। हमारे केस में ये कैपिटल r रेडियस है। देखो घूम फिर के भाई आ गए वापस। समझ आ रहा है बच्चा लोग क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा बच्चा लोग थोड़ा सा यहाँ पे और इसको एक्सपांड करते हैं। भाई ये r क्या है, ये जहां जहां भी r दिख रहा है क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। बच्चा रेडियस की वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं ये वैल्यू इस पे पुट कर दूं तो जरा देखो मैं क्या करता हूं, 2 पाई रेडियस की वैल्यू रख देते हैं mv/qb अपॉन v। तो बच्चा लोग ये vv कट क्या आंसर आ जाएगा, 2 पाई m/qb। 2 पाई m/qb। और आपको ये याद रखनी है टाइम पीरियड की फॉर्मूला 2 पाई m/qb। अब सबसे खास बच रहा है, यहां देखो कि भाई आपको जितना भी टाइम लगेगा वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस डिपेंड कर रहा था लेकिन टाइम डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब आप उसको जितनी चाहे उतनी वेलोसिटी के साथ फेंको, उसका जो टाइम है, एक सर्कुलर मोशन का जो टाइम है वो हमेशा सेम रहेगा। भाई अगर वो बड़ा सर्कल कर रहा है या वो अगर छोटा सर्कल कर रहा है, दोनों समय उसको टाइम कितना लगने वाला है, सेम लगने वाला है। वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं है। देखो किस किस पर डिपेंड है, चार्ज पर डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है, वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं है। समझ आ रहा है? आप एक चार्ज लो, उस चार्ज को एक बार धीमे से फेंको,
और एक बार थोड़ी स्पीड के साथ फेंको, उसको टाइम उतना ही लगेगा। अच्छा यही चीज यहां पे करे तो यहां पे जब मैं आर रखूंगा तो सीधी सी बात है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सिर्फ। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? टाइम पीरियड क्या होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, दिख रहा है भाई कैमरा में? नहीं रुको थोड़ा सेट कर दे भाई, जस्ट अ मिनट। हाँ अब दिखेगा भाई, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा QB बाय 2πm। आप यहाँ पे R की वैल्यू भी रख सकते हो, तो भी यही आपको आना है QB बाय अपॉन 2πm। इसको भी याद रखना पड़ेगा। टाइम पीरियड याद रखना तो ऑटोमेटिकली ये तो याद नहीं जाएगा, ठीक है, 2πm बाय QB। अच्छा अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें भी R रख दो, V बाय mv अपॉन QB। क्या हो जाएगा, फिर से वेलोसिटी कट, QB ऊपर, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी QB बाय m। इसको भी याद रखना पड़ेगा। ये याद रख लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा, ये याद रख लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। इन शॉर्ट इसको याद रख लो, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं। रेडियस कितना आ गया mv बाय QB एंड टाइम पीरियड कितना आ गया 2πm बाय QB। देखो डिनोमिनेटर में तो QB सब सेम है, ऊपर यहाँ पे mv, यहाँ पे 2πm, v के बदले 2π। भाई खाली याद रखने का तरीका, ठीक है, v के बदले यहाँ पे 2π आ जाएगा, दैट्स इट। समझ आया बच्चा लोग? कंजूस है देखो। ओके बच्चा लोग, अब जरा ध्यान देना, अब हम कुछ फॉर्मूलास निकालने वाले हैं। ये जितने भी फॉर्मूला हम देखने वाले हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके काम आएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। सो हम कह सकते हो रिलेशन बिटवीन रेडियस, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अरे भैया एनर्जी यहाँ कहाँ से डाल दिया सर? आएगा, सब कुछ आएगा, फिजिक्स है, लाना पड़ता है हर किसी को। देखिए भाई हमने अभी भी क्या देखा, रेडियस कितना आ रहा था, रेडियस की वैल्यू क्या आ रही थी, रेडियस ऑफ सर्कल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस हुआ था, बताइए, mv बाय QB। अच्छा बच्चा लोग आपने 9th में पढ़ा था, mv को क्या हम मोमेंटम बोल सकते हैं? mv क्या है? mv इज नथिंग बट द मोमेंटम। सो भाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू P बाय QB, जहां पे P का मतलब है मोमेंटम, जिसकी फॉर्मूला होती है मास इनटू वेलोसिटी। अब बच्चा लोग जरा ध्यान से ध्यान देना, आई मीन अच्छे से ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ mv², और मोमेंटम की फॉर्मूला होती है mv। मैं को यहाँ से v की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू p बाय m। वेलोसिटी की वैल्यू अगर निकालनी हो यहाँ से तो क्या हम बोल सकते हैं p बाय m, मोमेंटम अपॉन मास। तो भाई यहाँ पे v की वैल्यू पुट करो तो ये क्या हो जाएगा p² बाय m², v² है ना, तो p² अपॉन m²। mm कट, काइनेटिक एनर्जी को k से लिख रहा हूँ, कितने आ जाएगी, हाफ, सॉरी ये 1m बचा ना यहाँ पे, 1m बचा, सॉरी, सो ये आ गया p² बाय 2m। इसको यहाँ ले जाते हैं, 2mk इज इक्वल टू p², और p की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 2mk। भाई p की वैल्यू चाहिए, दोनों जगह क्या करते हैं स्क्वायर रूट, ये वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो। सो r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mk अपॉन QB, जहां पे k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि अ चार्ज विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, हैज बीन इंसर्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन एंड जनरेटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सो एंड सो जूल। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आया हुआ है कि भाई आपको वेलोसिटी नहीं दी हुई है लेकिन काइनेटिक एनर्जी दी हुई है,
तो उस समय आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा, R इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mk अपॉन क्यूबी। कई बार ऐसा बोल देते हैं कि मोमेंटम ऑफ द चार्ज इज दिस मच, तो उसमें मोमेंटम की वैल्यू डालनी पड़ेगी। मतलब जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूला रीजनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? ओके। अब अगर यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को भी लेके आऊं पिक्चर में, पोटेंशियल एनर्जी, तो भाई एक चीज आपने पढ़ा हुआ है, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U। पढ़ा हुआ है कुछ? चैप्टर नंबर 3 में तो पढ़ा था स्टार्टिंग में, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, भूल गए? भाई पूरा डेरिवेशन किया था हमने, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। ऐसा वो भी याद नहीं है तो भाई आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद कर लो, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। भाई हमने फॉर्मूला क्या देखा था, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। याद आया कुछ? और पूरा डेरिवेशन भी था। याद ना हो तो बच्चे लोग आज घर जाके सबसे पहले वीडियो देखना, और घर बैठे हुए बच्चे घर बैठ के ही वीडियो देखना, किसी और के घर में चले जाना, बाजू में घर जाके बोल के हमारे सामने बोलता घर जाके तो तेरे घर आ गया। अपने खुद के घर पे बैठ के देख लेना वीडियो एक बार, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई यहां से ऐसा बोल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनटू चार्ज Q U। देखो आपके बुक में शायद Q V दिया होगा, बट V क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वेलोसिटी और इसमें, सो मैं इसको V ना लेके मैं इसको U ले लेता हूं। ठीक है, समझ जाना। U क्या है? U इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू QV आ गया। अब अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और आपने 11 में भी पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा बच्चा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, सपोज मैं एक ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लूं, एंड मैं ऐसा बोल दूं कि भाई इफ अ चार्ज is accelerated across potential difference U। पोटेंशियल डिफरेंस U मतलब कि एक चार्ज है जिसको मैंने एक्सेलरेट किया है कहां से कहां तक, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस U है। तो भाई आपको याद है ना कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो किसी एक को जीरो ले लेते थे, इंफिनिटी पे रखे हुए चार्ज की पोटेंशियल जीरो लेते थे। तो भाई कभी भी जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो एक को जीरो ले लो और एक को U ले लो। तो हम चार्ज को भाई यहां से यहां लेके जा रहे हैं, समझ आ रहा है यहां तक? ये पोटेंशियल एनर्जी की किस्सा है भाई। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा भाई, हमको मालूम है ना, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सपोज इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं जीरो बोल रहा हूं तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, पढ़ रखा है आपने, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। सो भाई इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। इसका मतलब जो भी एनर्जी इस चार्ज के पास है वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ आते आते पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो भाई यहाँ आते आते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? के। तो क्या मैं चेंज के बदले के लिख सकता हूँ? और ये वर्क डन क्या है? Q into U, जहां पे U मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो यहाँ पे एक और रिलेशन मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनटू चार्ज। ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। सो R इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m Q into U अपॉन QB। ठीक है बच्चा लोग, अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जगह नहीं है भाई, थोड़ा यहाँ से इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये थोड़ा आप समझ जाना। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। R इज इक्वल टू रूट ऑफ, बच्चा लोग अगर ये जो नीचे QB है इसको अगर मुझे रूट के अंदर लेना हो
तो क्या मैं उसको क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर करके अंदर ले सकता हूं? नॉर्मल मैथ्स है ना। अगर आप 2 को स्क्वायर रूट में लिखना चाहते हैं तो क्या मैं 2 को स्क्वायर रूट में 4 लिख सकता हूं? मतलब जब हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो वैसे ही अगर मैं q और b को अंदर लेके जाऊंगा तो उसका स्क्वायर कर दूंगा, और जो ऊपर है वो तो एज इट इज 2m3u। यहां से एक क्यूब कट, क्या बचा? r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mu अपॉन b। सॉरी, हाँ b आएगा, सॉरी b स्क्वायर भी आएगा, राइट है, क्यू बी स्क्वायर, ऊपर से क्यू कट गया, नीचे बचेगा क्यू बी स्क्वायर। तो बच्चा लोग यहाँ पे रेडियस की आपको क्वेश्चन में जो चाहे अब आ जावे, रेडियस ढूंढने को बोलो तो ढूंढ निकालो। पहले हमने क्या देखा? रेडियस इज इक्वल टू mv बाय क्यूबी। mv को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर पोटेंशियल दे रखा है, सॉरी नॉट पोटेंशियल, मोमेंटम, अगर मोमेंटम दे रखा है तो मोमेंटम की फॉर्मूला रख दो। अब अगर मोमेंटम नहीं दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो मोमेंटम के बदले रख दो 2√2m के। कैसे निकाला? देखो डेरिवेशन जरूरी नहीं है, एग्जाम में डेरिवेशन जैसी इस केस में डेरिवेशन नहीं आएगा, बट भाई कितना सब कुछ याद रखोगे? मेरे को तो याद नहीं रहती ये सारी चीजें। अगर आप मुझसे कभी पूछोगे, मैं बोलूंगा बच्चा 2 मिनट में सब निकाल के देता हूँ, सो मैं तो पूरा डेरिवेशन करने बैठ जाऊंगा उस समय। आपको याद क्या क्या रखना है? ये फॉर्मूला याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखनी है, ये याद रखनी है, देन ये वाली याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम एंड मास v। अब इतनी सब याद रखने से अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं तो एक ये याद रखूंगा, बाद में सब बनाते जाऊंगा। आपके ऊपर डिपेंड है भाई। समझ आ रहा बच्चा लोग? सर इसका तो फोटो खींच लेना। अच्छा बच्चा लोग, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई यहाँ पे क्वेश्चन का दिया गया है 3 चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बच्चा इलेक्ट्रॉन का मतलब आप सबको पता है, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप। एंड अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2He+। हीलियम आयन, जब हीलियम आयन बनता है तब। अब बच्चा लोग, एक हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये भी नहीं पता? 2। भाई एक हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं उसको बोल रहा हूं He2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। एक्चुअली देखो, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एटम में कितने होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन अल्फा का मतलब होता है 2He+, मतलब दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी 4। प्रोटॉन थोड़ा निकल के जा रहा है, प्रोटॉन तो उधर का उधर ही है ना। तो याद रखना, हीलियम अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2H+, तो जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन होंगे, और इसकी जरूर अभी हमें पढ़ने वाली है, इसलिए बता रहा हूं। याद रखना, अल्फा पार्टिकल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। ठीक है, लिख लो, कहीं लिख लो इसको फटाफट, आगे पीछे साइड वाइड में कहीं भी खोपचे में इसको लिख लो, बॉक्स बना के। हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 4 है तो प्रोटॉन भी 4 है। अब अगर उसमें से मैं 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो वो बन जाएगा अल्फा पार्टिकल। मतलब इसको अल्फा पार्टिकल का नाम दिया गया बच्चों, और कुछ नहीं। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो उतने के उतने। ठीक है, चलिए अब आपको क्या कहा गया है कि ये तीनों पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली डाला है। अच्छा बच्चा लोग, भाई अभी अभी जो हमने थियरी पढ़ी ना कि वो सर्कल बनता है ट्रेजेक्टरी, उसके लिए कंडीशन क्या आती है कि थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। अब अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, सो आप कैसे भी डालो, इसको कैसे भी डालो, अरे वो 90 डिग्री बनाने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसे या ऐसे डालेंगे
तो वो 90 डिग्री नहीं बनेगा। बाकी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका वेलोसिटी, यू डालो तो ये भी 90 डिग्री हुआ, यू डालो तो भी 90 डिग्री हुआ, देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। Yes, sir. यू डालो जैसे डालना डालो, बस 90 डिग्री बनना चाहिए। वो यहाँ पे है विद सेम काइनेटिक एनर्जी, बस तीनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। तो बच्चा लोग तीनों की रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, तो मैं आर ई रेशियो आर डी रेशियो आर अल्फा बोल देता हूं। रेडियस की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी अभी अभी, रेडियस की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी, mv अपॉन qb रेशियो mv अपॉन qb रेशियो mv अपॉन qb। अब बच्चा लोग मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे रेडियस की वो वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता था, ऊपर भूल गए, बहुत जल्दी भूल गए, रूट ऑफ 2mk, रूट ऑफ 2mk, रूट ऑफ 2mk। अब बच्चा लोग ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो QE, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, न्यूट्रॉन मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप। अब बच्चा लोग याद रखना, न्यूट्रॉन में बताइए भाई उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या, मैं इसको यहाँ पे Q के बदले E, चलो काम करते हैं, नीचे लिख लेता हूँ रूट ऑफ, अच्छा मास की बात करता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान दो भाई, रूट ऑफ 2me के अपॉन यहाँ पे क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेटली, तो मैं यहाँ पे चार्ज के बदले इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नेटिक फील्ड रेशियो 2md के अपॉन ये, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, प्रोटॉन 2 होते हैं। भाई आइसोटोप की डेफिनेशन बताएं, atoms which are having same atomic, which are having, भूल गए, सब कुछ भूल गए भाई। जिसमें प्रोटॉन सेम हो, जिसमें प्रोटॉन सेम होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं आइसोटोप में। अच्छा हाइड्रोजन की क्या बात होती है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। ओके, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 1 होता है, राइट, न्यूट्रॉन भी 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वो भी 2। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या निकल के आती है भाई, बोलो। सॉरी एटॉमिक नंबर 1 आएगा, हाँ सॉरी एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन जिसका एटॉमिक मास सेम ना हो वही तो होता है आइसोटोप। यार क्या कर रहे हो आप, तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहे हो। आइसोटोप का मतलब सेम प्रोटॉन एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। भाई याद है कि नहीं, नहीं सर हमें कुछ याद नहीं। यस आप कुछ बोल रहे थे बच्चा, बोलो। सेम एटॉमिक नंबर, तो सॉरी भाई इसके पास प्रोटॉन तो 1 ही होगा लेकिन यस न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 1 होता था, सो एटॉमिक मास 1 + 1 2, लेकिन इस केस में न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे तो एटॉमिक मास 3। भाई आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम, खाली चेंज क्या होता है न्यूट्रॉन में। क्या हमें न्यूट्रॉन से कोई मतलब है, नहीं, हमें किससे मतलब है, चार्ज से। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो मैंने E लिख दिया अपॉन B रेशियो 2m अल्फा k अपॉन, भाई अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी लिखाया था मैंने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो यहाँ पे लिख देते हैं 2e and b। अब अच्छा लोग रेशियो ले रहे, तो देखिए रेशियो में √2 √2 √2 कट,
काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमको बोला भाई काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो काइनेटिक एनर्जी गया। मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेम है, बी कट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी सेम है, ई, क्या बचा? रूट ऑफ एम ई, रूट ऑफ एम डी, रूट ऑफ एम अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा? कैसे लगे मास यहाँ पे बच्चा लोग? टॉपिकल हो जाएगा वहाँ पे। नहीं, ये 2 रहेगा, सॉरी वो 2 रहेगा। अच्छा भाई यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ये मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का तो होता ही ना, और किसका होता है? यहाँ पे मास यानी मास ऑफ चार्ज, जिसको आप अंदर डाल रहे हो। तो यहाँ पे चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। सो मास किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक ही होता है, इसलिए me का me। अच्छा, सो रूट ऑफ me इज टू रूट ऑफ me इज टू अल्फा में क्या होता है? अल्फा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अच्छा एक चीज भाई, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये मास कौन सा है? एटॉमिक मास। हाँ, बट हमने अब चार्ज की बात कर रहे हैं ना भाई। यहाँ पे चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन तो कितने होते हैं? एक, तो उसका मास हो जाएगा। अच्छा भाई अब यहाँ पे एम अल्फा में प्रोटॉन कितने होते हैं? भाई ये मास कैसे निकाला, जरा बता सकते हैं आप मुझे? सर कुछ पता नहीं चल रहा है। गुड, वेरी गुड। सर में देखो मैं आपको पूरा वापस बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। हमने एक बात की चार्ज की, और एक हम बात कर रहे हैं मास की। तो चार्ज तो हमको पता है भाई, इसका चार्ज E, इसका चार्ज 2E और इसका चार्ज 4E हो जाएगा। यस और नो? 2E नहीं, सॉरी इसका E ही रहेगा, सॉरी। न्यूट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। हाँ अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, बरोबर 2E। अब भाई बात करते हैं मास की। मास पे क्या हो जाएगा बताइए जरा? मास कैसे निकालेंगे? वैल्यू ये जो हम m ले रहे हैं ना, m बेटा ये एटॉमिक मास नहीं है, ये ग्रामेकुलर मास है। भाई टोटल उसका वजन कितना होगा उस पार्टिकल का? भाई जैसे कि न्यूट्रॉन पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो मास तो दोनों को मिला के होगा। एंड भाई जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना इलेक्ट्रॉन का होता है। भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो 2m हो गया। अब इसके अंदर प्रोटॉन 4 है, तो 4 हो गया। इसलिए बस मास की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये 2me, या तो आप सिंपली m बोल सकते हो, एंड यहाँ पे 4m। m कट कितना आ गया? 1:√2, 4 का √2, तो ये आ गया आपका आंसर। सर अपन 2 आएगा ना उसमें? हाँ अपॉन 2 आएगा, बिल्कुल सही। तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1:√2:1। ये अपॉन 2 हम बार भूल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई अब ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अब जब इसमें हम थोड़ी अदला बदली कर देते हैं, भाई मैं ऐसा बोल देता हूँ, 3 चार्जेस, 3 पार्टिकल्स एंटर परपेंडिकुलर are accelerated across equal potential। भाई पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे रखी थी, अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल दे दी है। अच्छा जरा मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। भाई रेडियस की फॉर्मूला क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बोलो तो √2mk/qb। फिर हमने क्या देखा था कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे? qb। कुछ याद आया?
फिर उसके बाद हम इसको रूट के अंदर ले लिया था, रिमेंबर? रूट के अंदर ले लूंगा तो भाई ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू क्यू कट, फाइनली क्या बचता था √2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर। याद आया कुछ? अब जरा यहाँ देखो भाई, ये जो रेडियस है, अब हमको यहाँ पे रेशियो बोला है, तो कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। देखिए एक तो हमको पोटेंशियल बोला है सेम, उसको निकाल देते हैं। ये सब में 2 आएगा, उसको निकाल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सब में आएगा, उसको भी निकाल देते हैं। तो देखा जाए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू √m/q? यस और नो? चलिए तीनों का रेशियो ले लेते हैं। RE/RD/R सो हम भाई जब रेशियो रखेंगे तो ये सारी कांस्टेंट जे कट जाती है ना, इसलिए हमने पहले से उसको निकाल दिया। √m/q भाई आपको सबकी वैल्यू पता है, अब रख दो। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये न्यूट्रॉन के लिए है, ये अल्फा के लिए है। चलिए यहां से वैल्यू रख दो फटाफट सबकी। मास कितना है m या अपॉन e? न्यूट्रॉन में मास 2m/e, अगेन अल्फा में 4m/2e। अब क्या हो गया m कट e कट, यहाँ पे क्या बचा √1, यहाँ पे क्या बचा √2, यहाँ पे क्या बचा 4/2 2। सो भाई रेशियो आ गया 1:√2:√2, खत्म। याद रखना हमेशा आपको जो मास लेना है वो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग लेना, बस फिर तो डन है। सर आपने ये दोनों सपोज कर लो कि अगर यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ द टाइम बोला हो, रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, तो बच्चा लोग टाइम पीरियड की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी, भूल गए? 2πm/qb। भाई मैंने खाली बताया था ना, याद करने का तरीका। रेडियस क्या था, मोमेंटम अपॉन qb। मोमेंटम को किससे लिखते हैं, mv अपॉन qb। अब मैंने कल क्या किया था, सिर्फ याद रखने के लिए कि v निकाल के उसके बदले 2π रख दो, ठीक है? तो भाई टाइम तो ना ही काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल एनर्जी पे। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी सेम हो, काइनेटिक सेम हो कि ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो समझ में क्या बोल रहा हूँ? भाई देखो अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो 2π कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो भाई टाइम पीरियड किस पे डिपेंड हुआ, m/q पे। रेशियो लेना है, सो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू टाइम ऑफ न्यूट्रॉन इज टू टाइम ऑफ अल्फा। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज, सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, सिमिलरली मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। अच्छा बस सबकी वैल्यू पुट कर दो भाई। यहाँ पे m/e, यहाँ पे 2m/e, यहाँ पे 4m/2e, तो m कट गया, e कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1:2:2। ये हमारा आंसर। भाई ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, कई बार आते हैं, गुड सेट में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, नीट जेईई में भी आ सकते हैं। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ रेडियस। ओके बच्चों।